हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेज। बेटा हम लोगों ने एसएसटी के बहुत से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आप लोगों को एसएसटी के मॉडल पेपर अभी तक जितने भी आप लोगों ने सॉल्व किया सारे जो भी आपके डाउट होंगे वहां से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को ये भी आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। और ये भी आइडिया लग गया होगा कि मैंने जितना अभी तक जितनी भी क्लास ली है, जितने भी सारी चीजों को समझाया है, क्वेश्चन उसी जगह से बने हुए हैं, ठीक है बेटा। और लेकिन अभी हम लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो बेटा आज हिंदी का पहला मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग देखिए कि इसमें भी आप लोग कहाँ तक आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग कितना स्कोर करने वाले हो। 70 नंबर का पेपर है। आज की क्लास से आप लोग खुद को एज्यूम करो, खुद को आइडिया लगाओ कि आप लोग आज 70 में से कितना नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर हिंदी ही है। टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हम लोग अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के पेपर से आप लोग थोड़ा सा देखिए कि आप लोग कहां तक पहुंचे हैं तैयारी में। ये कुछ मोटिवेशन थॉट्स आपके लिए हैं, ठीक है। थॉट्स, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग है जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इस समय बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ठंड का मौसम है, ठीक है। अगर जो रात को भरपूर नींद सो रहा है, सोचिए वो चमकने वाला नहीं है। तो आप लोगों को अभी इतनी जो कड़ाके की ठंड चल रही है, उस ठंड में भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अपने एम को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और सुबह का सूर्य बनकर चमकना है, ठीक है बेटा। तो कितने लोग सूर्य बन के चमकने के लिए भाई तैयार हैं? सभी लोग हैं। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है बेटा, आप लोगों के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, जो कि 15 मिनट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन को रीड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के लिए दिया रहेगा। हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले और आप लोग भी एग्जाम में पेपर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप लोगों को आगे का पेपर करना है। पेपर 70 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, जिसमें से 20 नंबर का यहां हम देखते हैं प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, वही 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो कि किससे आते हैं? ग्रामर से भी है, गद्य से भी है, काव्य से भी है, संस्कृत से भी है, ठीक है। उस 20 क्वेश्चन में एग्जामिनर सारी चीजों को टच करता है, मतलब गद्य को भी, काव्य को भी, हिंदी ग्रामर को भी, संस्कृत ग्रामर को भी, ठीक है, और संस्कृत को भी, मतलब सारी चीजों को। कोई ऐसा चीज नहीं जो 20 मार्क्स में से छूटा हुआ हो। जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से स्याही सही विकल्प वाले को, मतलब जो सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये विकला नहीं होगा, विकल्प होगा, ठीक है, उसको क्या करना रहता है? गोले को, ये जो जैसे ये मैं इससे पहले भी समझा चुकी हूं आप लोगों को, ठीक है, ABCD ये OMR शीट पे दिया रहेगा। जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है उसको पूरे गोले को अच्छी तरीके से क्या करना है? फिल कर देना है। ऐसे अधूरा गोला आप लोग फिल मत करिएगा, अधूरा करेंगे तो फिर वो मार्क्स आपका सही होते हुए भी कट जाएगा। अगर और क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु 1-1 अंक निर्धारित हैं। OMR शीट पे जितने भी उत्तर काटे हुए हैं उसको आप लोग, मतलब जितने भी आप लोग आंसर फिल करते हो, ठीक है, उसको आप लोग काटोगे नहीं कि मेरा फ्रेंड कोई बता दिया कि अरे नहीं पहले का A नहीं होगा, B होगा। अब हम तुरंत उसको काटा पीटी व्हाइटनर लगाना शुरू कर दिए। बेटा अगर वहां पे आप लोग काटा पीटी करोगे या तो फिर व्हाइटनर लगाओगे तो फिर वो क्वेश्चन जो मान लीजिए आपका सही भी होना रहेगा वो भी गलत हो जाएगा फ्रेंड के चक्कर में, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपने माइंड पे बिलीव रखिएगा, अपना काम
या तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, OMR शीट सबसे लास्ट में भरिएगा, लेकिन उसको पहले भर के खिचपिच मत कर दीजिएगा कि उसको काट पीट के जो नंबर मिलना रहे वो भी साइड लग जाए, ठीक है। तो ऐसा काम आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। व्हाइटनर तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा, व्हाइटनर लगाना बिल्कुल बेकार है, व्हाइटनर मत लगाइएगा, ठीक है। फिर है इरेजर से भी उसको इरेज नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, काटना नहीं है। बार बार मैं सबको समझा रही हूँ, OMR शीट बिल्कुल फिनिश होना, मतलब एकदम क्या होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए, मतलब उसमें खिचपिच नहीं होना चाहिए। जो 20 नंबर है वो आप लोगों को 20 में से 20 स्कोर करना ही है। पता लगा किसी फ्रेंड के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में पड़ के आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे, फिर इसको इरेज करोगे, व्हाइटनर लगाओगे, आपका क्या होगा पता है। इस कंडीशन में आपका होने वाला ये है कि टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपका पता नहीं क्वेश्चन गलत है कि सही है, ये भी आपको कंफर्म नहीं पता है। तो बेटा ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए रहते हैं, ताकि लास्ट में आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोग कितने नंबर स्कोर कर रहे हो, ठीक है। खंड अ और ब में रहता है, ब में बहुविकल्पी रहता है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला बहुविकल्पी खंड अ का आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब ये अभी जब मैंने क्लास लिया था है ना 50-50 क्वेश्चन का, जितने भी MCQ वाले क्लास लिए हैं बेटा, उसमें मैं बार बार आप लोगों से यही बोली हूं कि जो 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें से सही ऑप्शन को करेक्ट मतलब ढूंढना रहता है, वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है और यहाँ मॉडल पेपर में भी देखिए आया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सही कथन है उसे पहचान कर लिखिए। अब इसमें से कौन सा सही कथन है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, या अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, जो करेक्ट है वो फटाफट आप लोग बताते रहिए। तो पहले का बेटा आंसर हो जाएगा पहले का क, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है, निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अब घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, अज्ञेय या राहुल सांकृत्यायन। इसका भी आंसर आप लोग फटाफट देते रहिए। इसका आंसर क्या होगा, पहले का सॉरी दूसरे का क्या होगा, दूसरे का ख होगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है बच्चा। फिर है, ठूठा आम किसकी रचना है। ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताते रहिए। तीसरे का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताते रहिए। तीसरे का होगा ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। आगे है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। ये भी आप लोग के चैप्टर का ही है, ठीक है, आप लोग की बुक का ही ये चैप्टर है। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथे का क्या होगा बेटा, चौथे का पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी बुक का एक चैप्टर है, पढ़े भी होगे। हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी है, क ख ये ग है, ठीक है, ग है। हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी। कौन है अंजलि काव्य के रचना, अंजलि काव्य के रचना है कौन है भाई, अंजलि काव्य के रचना है रामकुमार वर्मा, ठीक है। आगे बढ़े, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए भाई। हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं अज्ञेय, ठीक है। आगे है वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, घनानंद या चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर बताइए फटाफट। वीर गाथा काल के कवि हैं कौन है? भूषण, केशवदास, चंदबरदाई, घनानंद। तो बेटा हो जाएगा इसका राइट आंसर क ख, ये ग है चंदबरदाई, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं अज्ञेय, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नगेंद्र। 9वें का आंसर बताइए भाई। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं कौन है? अज्ञेय या दिनकर। तो बेटा ये राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। आंसू के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या तो फिर जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार हैं बेटा, आंसू के रचनाकार कौन है? बताते रहिए आप लोग फटाफट भाई, आंसर बताते रहिए। 10वें का क्या होगा? 10वें का घ होगा। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। हास्य रस का स्थायी भाव, ये तो वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव बहुत बार मैंने बता चुका है। हास्य रस के स्थायी भाव है हास। उपमा के कितने अंग हैं? 4, 5, 6, 7। उपमा के अंग कितने हैं? उपमा के 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रामर से क्वेश्चन है। रोला में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। 13वें का बताइए रोला में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो रोला में चरण होते हैं पता है ना, 1, 2, 3, 4 चरण होते हैं, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग वी, मान, अक, आ। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है भाई? देखिए ये आगे जो लगता है ये उपसर्ग होता है, ठीक है। और ये जो पीछे लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो यहाँ पूछा क्या है? उपसर्ग पूछा है। पहली बात वी होगा नहीं, मान होगा नहीं, क्योंकि वी और मान इसमें तो कुछ है ही नहीं। अक होगा और आ होगा। तो बेटा अक कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आ है, आ पहले ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घ। आ उपसर्ग यहाँ पर है। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। तो बेटा जहां पर संख्यावाचक हो, ठीक है, ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये और ये बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को द्वंद्व और द्विगु में डिफरेंट नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि द्वंद्व और द्विगु कहाँ होगा। तो अपने माइंड में इतना फिट कर लीजिएगा कि जहां अपोजिट आए, ठीक है, जैसे रात का दिन, लाभ हानि, भूखा प्यासा, जहां पर भी अपोजिट आए वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जहां पर भी चीजें अपोजिट में हो, जैसे आप लोग देखते होंगे, पढ़े भी होंगे कि लाभ हानि देता है, राजा रानी देता है, भाई का बहन देता है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, मतलब कुछ भी देता है, आग पानी, ऐसे जो भी है जहां पर अपोजिट आए वहां पर द्वंद्व समास होता है। और जहां पर संख्यावाचक पहला वर्ड जो है वो संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होता है। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, शताब्दी यही होता है ना। जैसे मैंने बोला सचिन ने शतक मार दिया, शतक मारा मतलब वहां पे क्या आ गया? संख्यावाचक आ गया। जहां पर भी संख्यावाचक हो जाए वो क्या होता है बेटा? वो द्विगु समास होता है, ठीक है। ये क्लास भी मैं समझाई हूं आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। आप सिर्फ रिवीजन का टाइम है, ठीक है। जो बच्चे बहुत अच्छे से क्लास किए होंगे प्रॉपर, उनको ये सारी चीजें बहुत इजी लगता होगा और वो लोग चुटकी में कर लेंगे। रात का तत्सम, अब मैंने बोला रात का तत्सम, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सम। मैं पहले भी आपको समझाऊं, सम मतलब होता है संस्कृत के वर्ड, ठीक है। रात का निशा होगा नहीं, क्योंकि निशा बेटा रात का अपोजिट हो गया। यहां हमें बताना है तत्सम। दिन अपोजिट तो हमें बताना नहीं है। और ये रात का निशा, सॉरी ये पर्यायवाची हो गया, ठीक है।
रात का निशा ये पर्यायवाची हो गया, रात का दिन ये अपोजिट हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रात्रि। रात का क्या हो जाएगा? रात्रि। आगे बढ़ते हैं। तद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तद का है ताभ्यः, ताभ्याम, तयोः या ताभी। बेटा आप लोग राम या हरि का शब्द रूप या नदी का, ठीक है, एक याद कर लो, सारे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना लोगे। तद क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन बताना है। पंचमी, एक वचन, द्विवचन, हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये बताना है तद का बहुवचन होगा ताभ्य। क्या होगा? ताभ्य। ताभ ये नहीं होगा, ताभ्याम नहीं होगा, ठीक है, तयोः भी नहीं होगा, ताभी भी नहीं होगा। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो क्या करता है? उद्देश्य के बारे में सूचना देता है, वह क्या कहलाता है? विधेय, पदक्रम, शब्द या जिज्ञासा। तो बेटा वो कहलाता है, क्या कहलाता है? विधेय। आगे और ये विधेय वाले भी टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है। जब वाक्य की क्रिया के, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कर्मणी प्रयोग, कर्तनी प्रयोग, भावे प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो वहां पर होता है कर्मणी का प्रयोग होता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ये तो वेरी वेरी सिंपल है, आप लोग 1, 2, 3 क्लास में ही ये पढ़ चुके होंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अव्यय या विशेषण। तो बेटा जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब यहां तक के 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आप लोग खुद से बता दीजिए कि 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को आज अटेंड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर खंड अ है जो वो खत्म हुआ। खंड अ में सिर्फ 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब आता है बेटा गद्यांश पर आधारित। गद्यांश के अर्थ लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है, यही गद्यांश में ही क्वेश्चन आएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला आप लोग जो भी मैंने चैप्टर करवाया है या गद्यांश के अर्थ करवाए हैं, सबसे पहले काम तो आप लोग ये करिएगा कि हर चैप्टर के जो राइटर होंगे, चाहे वो काव्य में हो या गद्य में हो, राइटर नेम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं याद करोगे बेटा तो 1 नंबर आप लोग का यहाँ से 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग राइटर नेम जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है? इसके संदर्भ बताना है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, प्रस्तुत, जब ये गद्य का रहेगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में ये किसका है? किस चैप्टर का है? यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। अब ये बताइए, ये है बेटा भारतीय संस्कृति का। तो भारतीय संस्कृति क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत हुआ है। इसके लेखक, इसमें रचयिता नहीं होगा बेटा, जब हम लोग गद्यांश लिखते हैं तो वो उसमें लेखक लिखते हैं। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ये तो आपका संदर्भ हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप लोग पूरे क्वेश्चन का वहां पे मत करने लगिएगा,
ठीक है, आप लोग पूरे का व्याख्या मत करने लगिएगा, सिर्फ जितना लाइन दिया होगा आपको उतने का ही व्याख्या करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब हमको यहां से करना, हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राण शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। बेटा यहाँ पर भारतीय संस्कृति है, ठीक है, और यहाँ पर लेखक जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारतीय संस्कृति के बारे में मतलब उसके गुणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी मूर्त चीजों को अपने बीच में खेलते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए देखा है। मतलब जब देश की आजादी हुई थी तो उस आजादी में बहुत से लोग शहीद हो गए थे, तब जाकर हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था। अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा भर दी है। मतलब ये जो आजादी दिलाया हुआ है वो क्या है, एक ये अमरत्व है जो हमारी सूखी हड्डियों में एक मज्जा मतलब एक प्राण डाल दिए हैं, और मृत प्राण शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। और हमारे जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है अंदर की, जो हमारे मनों में जो फूल हैं, ठीक है, जो मन के फूल मुरझा गए होते हैं, उसको आजादी दिलाकर उन्होंने फिर से खिला दिया है। ठीक है, हमारे दिलों को उन्होंने फिर से खिला दिया है। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है? मानव मात्र के लिए, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया क्या? सत्य, वो अमरत्व सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो आपको इसी टॉपिक में से ही मिल गया इस क्वेश्चन। मानव मात्र के लिए सत्य और अहिंसा अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब वो सत्य के मार्ग पे चलेगा, अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, तभी उसको क्या हो सकता है, तभी उसे अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है। पता है, जब कभी किसी भी दिन अगर आप किसी हेल्प की मतलब किसी पुअर पर्सन की हेल्प करते हो, ठीक है, किसी दुखी व्यक्ति की अगर आप हेल्प करते हो तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। किसी को बताओ ना बताओ, लेकिन उस दिन आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया। और कभी आप देखते हो किसी का गिरा हुआ कोई चीज मिल गया, किसी का गिरा हुआ पैसा मिल जाता है, या किसी के गिरे हुए पेन मिल जाते हैं, या मैं किसी के साथ अगर कुछ बुरा करो तो वो दिन भर मन में चोर बैठा रहता नहीं, मतलब अंदर से आपकी आत्मा कहीं ना कहीं ये जरूर कहती होगी कि नहीं, आज मैंने ये गलत काम किया है। तो बेटा अगर हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तभी हम अपने लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे है अथवा। ठीक है, आप लोग यहां से समझ लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें या तो ये करो या तो अथवा करके आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, इसमें भी है कि जो यहां से है, जो जितना अंडरलाइन है बस उसी का देना है। अब यहां पर भी हम देख लें, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस चैप्टर का है बेटा? उसके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिसने मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। बेटा ये कुछ उसका है, किसका? मित्रता चैप्टर का है ना, मित्रता चैप्टर का है। और इसके लेखक कौन है? वो है रामचंद्र शुक्ल है ना। मैं रामधारी सिंह दिनकर बोलने जा रही थी, सॉरी मिस्टेक हो गया, रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, दोनों का नाम राम राम से मिलता है ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, उनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से
कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो न तरस खाएगा। यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही, मतलब सिर्फ अपने में ही लिप्त है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने में ही लिप्त है, अपने में ही बिजी है, उसका जीवन क्या हो रहा है, उसका हृदय क्या हो रहा है, दिन पर दिन नीचाशयों मतलब नीचों के साथ दुष्टों की संगति में पड़ता जा रहा है और वो उसी के बीच में लिप्त हुआ है, घेरा हुआ है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते कौन ऐसा होगा जो तरस न, मतलब जो जैसे होता ना, जो लोग दुष्ट हृदय वाले होते हैं, ठीक है, जो लोग नीच प्रवृत्ति के होते हैं, वो और जैसे वो ऊपर उठने के बजाय और नीचे गिरते जाते हैं, मतलब उनकी संगति जो है और बुरी होती जाती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी हालत को देखकर उनके ऊपर तरस नहीं खाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो बुरा है और वो बुरा होता जाएगा तो लोग नहीं कहते अरे वो देखो वो उसके घर का एक बेटा है और वो ऐसा है, मतलब हर कोई उसके ऊपर तरस खाने लगता है, लेकिन जो खुद गलत काम कर रहा है उसको ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसे लगता है अरे मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो उसे ऐसे प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। कैसे प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, उसे दुष्ट प्रवृत्ति, ये भी हम अपने से भी बना के लग सकते हैं कि उसे हमें दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बेटा ये तो हो गया गद्यांश से, ठीक है, अब आ गया हमारा पद्यांश से। ठीक है, पद्यांश से क्वेश्चन आ गया, काव्य से। पद्यांश मतलब आपका काव्य से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, काव्य से क्वेश्चन आ गए, देखते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, हर से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये है बेटा सूरदास का। ठीक है, सूरदास का है, सूरदास का जो पद है उसी से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश का अर्थ लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद, ठीक है, पद नामक शीर्षक से उद्धृत हुआ है। इसके रचयिता जो हैं सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, सिर्फ 2 लाइन की व्याख्या करनी है इस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सूरदास जी बोलते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी गति, उसकी लीला कुछ कहने योग्य नहीं है। सही है, ठीक है, जैसे कि गूंगा व्यक्ति जो होता है, ठीक है, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो मीठे फल को खाता है और अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेता है, ठीक है, और लेकिन वो उसके गुणों को किसी से कह नहीं सकता। अगर आप गूंगे व्यक्ति नहीं हो, अगर कोई फ्रूट खाते हो, कोई मिठाई खाते हो, तो उसका स्वाद, टेस्ट जो रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, उसको तुरंत बता दोगे। ठीक है, लेकिन जो गूंगा व्यक्ति है, अगर वो कोई चीज खाता है, उसे अच्छा लगता है, तो वो उसके टेस्ट को लेता है, उसके स्वाद को लेता है, लेकिन वो उसके व्याख्या जो है, उसके गुणों की व्याख्या वो किसी से नहीं कर सकता है। ठीक है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे ही गूंगा जो व्यक्ति होता है वो मीठे फल को खाता है, लेकिन उसके स्वाद को अंदर ही अंदर फील करता है, वो किसी को बता नहीं सकता है। उसी तरह जो निर्गुण ब्रह्म है, उसकी जो लीला है, उसकी महिमा है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसीलिए जो सूरदास जी थे वो सगुण भक्ति के उपासक थे, सबको पता है। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करिए। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, तो अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, वही है कि जैसे क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म की जो होती है उन्हीं की उपासना की जाती है। इसमें अगम अगोचर, निराकार
ब्रह्म को, ठीक है, निराकार ब्रह्म की उपासना इसमें की जाती है। अब इसमें भी आपको अथवा आएगा बेटा इधर से, और यहां पर भी आपको अथवा आएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित हरित तित होई, हरित दुति होई। ठीक है, ये है बेटा बिहारी सतसई द्वारा रचित भक्ति से, ठीक है, भक्ति पद से लिया गया है, और इसके रचिता है बिहारी लाल जी हैं। मेरी ये हो गया इनका संदर्भ बता दे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भक्ति नामक पाठ से उद्धृत हुआ है, और इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। क्या कहना चाहते हैं बेटा? यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है कि मेरी भव बाधा है, मेरे सांसारिक दुखों को, मेरे सांसारिक कष्टों को हे चतुर राधिका जी, ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरे सांसारिक कष्टों को ये चतुर राधिका जी, ठीक है, जा तन की झाई परे, जिनके तन मतलब होता है शरीर की, झाई मतलब होता है परछाई, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही, ठीक है, शरीर के परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम हरित द्युति होई, श्री कृष्ण जी क्या हो गए हैं? हरे हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, वे राधिका जी हमारे कष्टों को दूर करें। ठीक है बेटा, फिर आ गया प्रस्तुत पद्यांश में ने किसकी स्तुति की है? तो प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी राधिका जी की स्तुति की है। ठीक है, यहां से हो गया, दो हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। अब हम चलते हैं संस्कृत की तरफ। इसके बाद संस्कृत आ जाता है, इसमें से किसी एक का सहित व्याख्या करना है, तो हम यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से, नहीं भारतीय संस्कृति, नहीं सॉरी वाराणसी से है, ये दाराशी को वाराणसी से, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, या वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये भी बेटा मैं 2-3 बार इसको भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, कितनी बार इसका भी रिवीजन हो चुका है, इसकी क्लासेस भी हुई हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आप लोग को। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाचस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ पे क्या है, संस्कृत भाषा का जो प्रकाश है वो सर्वत्र सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। जो मुगल युवराज दाराशिकोह है वो कहाँ आया? वाराणसी आया, और यहाँ पर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सत तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कराती। वह यहाँ के संस्कृति से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोगों को अथवा दिया रहेगा, ये करिए या ये करिए। ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मैं करवाई हूँ। नागरिकः बहुकाल यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाम उत्तरम दातु समर्थम न अभवत। जो जो नगर का व्यक्ति रहता है वो बहुत देर तक सोचता है, लेकिन वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण बोलता है अहम अस्याम प्रहेलिकाम उत्तरम न जानासी। तो वह बोलता है कि
मैं इस पहेली का उत्तर, कौन, नागरिक शहर वाला बोलता है कि मैं, किससे बोलता है, ग्रामीण व्यक्ति से शहर वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं इस पहेली का उत्तर देने में नहीं जानता हूं। उत्तरम न जानामि मतलब उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान उत्तरम न जानाति तहिर ददातु 10 रुपए काणी। यदि तुम यह सुनकर, इदम श्रुत्वा मतलब यह सुनकर ग्रामीण व्यक्ति बोलता है यदि तुम इस प्रश्न का, इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हो तो तुम क्या करो, 10 रुपए दो। अत ग्लानमुखेन, ग्लानमुखेन मतलब होता है बहुत ही लज्जाशील, मतलब कोई भी, अगर कोई भी लगी रहती है, ठीक है, शर्त लगा रहता है, उसमें हार जाता है तो वो शर्म से क्या हो जाता है, एकदम पानी पानी हो जाता है। तो वैसे ही ग्लानमुखेन नागरिकेन शर्त अनुसार 10 रुपए का दात, कि शर्त के अनुसार नगर का जो शहरी व्यक्ति था वो 10 रुपए दे दिया। ठीक है बेटा, उसमें और इसमें दोनों में से कोई एक करना है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, जैसे हिंदी में किए गद्यांश और पद्यांश, वैसे ही संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश है। इसमें भी संदर्भ लिखना है तो हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रविद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्गृत हुआ है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडित। यह है बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है। अपदो मतलब होता है बिना पैर का, दूरगामी मतलब दूर तक, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, ठीक है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, मुख नहीं है, उसके मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, जो भी इसे जानेगा वही पंडित होगा। बस यही है। आगे आते हैं, इसमें से या इसमें से कोई एक करना है, नंबर बराबर ही मिलेगा, दोनों करके मत आइएगा। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा च सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवे। यहाँ यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बेटा जो वार्तालाप हो रहा है, तो यक्ष ने जो युधिष्ठिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। क्या देते हैं, ये जीवन सूत्राणी से है, ठीक है, ये जीवन सूत्राणी से है, आप लोग लिख लेना संदर्भ ऐसे ही, कि अभिमान को त्याग कर, मान मतलब होता है अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, लोभ और लालच को त्याग कर मनुष्य सबका मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है, यहां से यहां तक की चीजें आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा, ये है अपने पठित खंड काव्य। ठीक है, जितने भी खंड काव्य हैं अभी तक मैंने उसकी कोई भी क्लास नहीं ली है। ठीक है, खंड काव्य की क्लास हुई भी नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि बेटा हर स्टेट के अलग अलग खंड काव्य हैं। आप लोग अपने जिस स्टेट से रिलेटेड होंगे उस स्टेट का, जैसे कहीं का होगा ज्योति जवाहर, कहीं का होगा मुक्ति दूत, कहीं का होगा अग्रपूजा। ठीक है, तो जहां जहां का जो भी, जिस स्टेट का जो भी आप लोगों का ये होगा, आप लोग अपने हिसाब से उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत आएगा, चरित्र चित्रण आएगा या तो फिर कथा वस्तु आएगी, सर्ग आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग सेल्फ स्टडी इसकी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कितने खंड काव्य को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत इजी वे में, जैसे खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो मूल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, तो इसमें से जिस स्टेट का होगा 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों ही आपको करने होंगे। किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको एक आंसर देना पड़ेगा। एक तो चरित्र चित्रण से आएगा और एक सारांश आएगा, या जितने भी सर्ग होंगे उसमें से कोई भी सर्ग पूछ सकता है। तो ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में क और ख करके देगा, इसमें से भी 3 दिया है। ठीक है, 3 जीवन परिचय लिया है, इसमें से कोई एक आप लोग कर लीजिएगा। ये जीवन परिचय भी मैं करवा चुकी हूँ, ये गद्य से है और ये काव्य से है, इसमें भी तुलसीदास का करवाए हैं। ठीक है,
श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, इसमें से 3 में से 6 में से 2 जीवनी करना है, 3 गद्य में से 1 और काव्य में से 1, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर आता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। अब ये 4 लाइन का श्लोक तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 लाइन का श्लोक आप लोग या 2 लाइन का श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, HW है। ठीक है, जो बच्चे याद किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1-2 श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक है बेटा, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में 2 प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 में से सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने जो भी आप लोग, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है बता दीजिए। यहाँ पे धर्म शास्त्र है, ठीक है, संस्कृत भाषा है और विद्या दर्शनम है, साहित्य है, धर्म कला है, इति भारतीय संस्कृत, इसीलिए वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, अलेक्जेंडर कहाँ आसीत, यवन राजा, अलेक्जेंडर यवन राज आसीत। नागरिका किमर्थम लज्जित अभवत, नागरिक जो व्यक्ति रहता है वो प्रहेली का उत्तर नहीं दे पाता है, इसीलिए वह क्या हो जाता है, इसीलिए वह लज्जित हो जाता है। चंद्रशेखर कहाँ आसीत, ये भी मैंने कितनी बार कराया है कि चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर कहाँ आसीत, तो चंद्रशेखर कौन थे, वो एक आजाद थे। ठीक है, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत या प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से च आसीत, ये भी लिख सकते हो कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। ठीक है, 4 में से कोई भी 2 जो भी आप लोगों को आता हो वो आप लोग कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। इसमें करना है किसी एक विषय का निबंध लिखना है, 4 निबंध है, इसमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो निबंध की जब मैं क्लास ली थी इसमें से सभी करवाए हैं, बेरोजगारी का अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो बेटा आप लोग जो भी इसमें से निबंध लिखोगे, ठीक है, पहले उसकी रूपरेखा बना लेना, रूपरेखा मतलब उसके पूरे पॉइंट्स बना लेना। ठीक है, अब जैसे हम बेरोजगारी का अभिशाप है लिख रहे हैं, तो पहले हम रूपरेखा लिखेंगे, पहले हम थोड़ा सा बेरोजगारी बता देते हैं। ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है, फिर एक पॉइंट अर्थ का बन गया, फिर बेरोजगारी एक अभिशाप है। ठीक है, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले हेडिंग मैंने लिख लिया बेरोजगारी का अर्थ, दूसरा पॉइंट अपने से ही बना लीजिए बेरोजगारी के कारण, फिर तीसरा हेडिंग हमने बना लिया बेरोजगारी अभिशाप के रूप में, फिर हमने लास्ट कंक्लूजन उपसंहार लिख दिया, बस हमारा बेरोजगारी टॉपिक तैयार हो गया। जितने पॉइंट बनाए उतने में आप लोग 2 से 2.5 पेज की ये निबंध लिख सकते हो। ठीक है, फिर है पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण के लिए रूपरेखा उसकी भी तैयार कर लीजिए। सब हेडिंग जो होता है पहले आप लोग क्या करो, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण का अर्थ लिख दीजिए, वो दिखा था ना परि प्लस आवरण, ऐसे, तो पर्यावरण का पहले अर्थ लिख लीजिए, फिर प्रदूषण का अर्थ लिख लीजिए। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण को मिक्स करके अर्थ लिख लीजिए, ये हो गया पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है, मृदा प्रदूषण है, ठीक है, वायु प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण है। तो सबके पॉइंट लिख के अलग अलग उसको डिलिंग कर दीजिए। आपका ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, जितने पॉइंट आप दोगे उतना ऐसे आपका लॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो जितने टाइप के प्रदूषण है वो सारे एक एक हेडिंग करके 2-2, 4-4, 5-5 लाइन आप उसकी डीलिंग कर दीजिए। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया, उसके प्रकार हो गए। अब हम लिख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण से हानि। ठीक है, हानि का एक टॉपिक बन गया, अब उसको भी हम थोड़ा सा डीलिंग कर लेंगे। लास्ट हमारा क्या बन गया, लास्ट हम कंक्लूजन दे देते हैं, उपसंहार में भी हम थोड़ी सी लाइन बढ़ा के लिख देंगे। बेटा जितना पॉइंट मैंने बताया अगर उसको आप लोग अच्छे से लिखोगे, बार बार बोल रही हूँ, 2 से 2.5 पेज का ऐसे आप लोग तैयार कर लोगे। ठीक है, कभी भी ऐसे आए बिना पढ़ा हुआ भी आए तो आप बिल्कुल मत घबराना।
ठीक है, उसके पहले पॉइंट्स ढूंढो कि हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर बाकी तो आप लोग अंदर की डीलिंग कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ये भी मैं पत्र वाले क्लास में करवाई हूं। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण, ये भी बेटा पत्र में करवाई हुई हूं। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लिखना है और एक अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो यहां से भी या तो ये दोनों में से ही कोई एक करना है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आज हम लोग एसएसटी के क्लास में करने वाले हैं एसएसटी के मॉडल पेपर। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप जितना मॉडल पेपर सॉल्व करते हो आप लोगों को उतने ही डीपली नॉलेज होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप देखोगे तो माइंड में कुछ तो आएगा। ऐसे तो क्या रहता है कि क्वेश्चन आंसर साथ में रहता है तो आप लोग तुरंत उसका आंसर बता लेते हो, बट मॉडल पेपर देखने से ये तो समझ में आएगा ना कि क्या पढ़ा हुआ है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो बेटा आज की क्लास में भी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप लोग के क्लास में भी, मतलब पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो चीजें समझा दी जाती हैं, क्लास में भी समझाई जाएगी, वहां के टीचर समझाएंगे, बट अगर आप लोग को पहले से पता रहेगा तो और अच्छा है। ठीक है बेटा, देखते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग को अब दिया जाने लगा है पेपर को रीड करने के लिए, कि 15 मिनट आप लोग पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लो। पेपर होता है, सबको पता है, 70 नंबर का। ठीक है, देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे सारे क्वेश्चन करना है, सभी अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। बोला ना कि 15 मिनट आप लोग को पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित रहता है। अ में 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। ठीक है, और ब में आपके और भी जैसे लॉन्ग है, लघु है, विस्तृत है, मानचित्र है, ये सारे क्वेश्चन 50 नंबर में दिए रहते हैं खंड ब में। और ओएमआर शीट भी दी जाती है आप लोगों को, जैसा कि मैंने जब महामैराथन का क्लास लिया था एमसीक्यू का, ठीक है, उसमें आप लोगों को फिल करके मैं दिखाई भी थी कि बेटा देखो ऐसे ही ओएमआर शीट मिलती है और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन को फिल किया जाता है। ठीक है, और ओएमआर शीट पे जो एक बार आप फिल कर दिए फिर उसको खिंचपिच नहीं हो सकता, उसको काट के अगर आप व्हाइटनर लगाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में भूल के भी व्हाइटनर किसी जगह मत लगाइएगा। ठीक है बेटा, इरेजर से इरेज भी नहीं करना है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से उसमें लगाना है। आप लोग को मैप भी स्कूल से ही प्रोवाइड होगा। जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो अपना मैप जो है देते हैं आप लोगों को, मैप को घर से नहीं ले जाना होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं। जिनको आंखों से प्रॉब्लम होती है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए अलग हेडिंग डाल के लिखा रहता है, तो वो आप लोगों को नहीं करना। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और 20 एमसीक्यू रहेगा। देखते हैं आप लोग उसमें से कितने सॉल्व करते हैं। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता या फिर संसद। किससे था? बोक्स जिस्ट का आशय किससे था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। तो बेटा ये था आम जनता। ठीक है, आम जनता। सेकंड है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे बेटा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? ये सबको पता है, ये एमसीक्यू में मैंने कितनी बार करवाया भी है। महात्मा गांधी है। जब चैप्टर खत्म हुआ था उस समय भी मैं करवाई थी, और जब मैराथन की क्लास हुई थी एसएसटी की उस समय भी मैं करवाई थी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? कहां पर है? कहां पर है? फटाफट बताते रहिए भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1929, 1942, 1939, सॉरी 29 नहीं बेटा, 1939, 1919, 1942। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? फटाफट बताते रहिए। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था
1915 से, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है बेटा वो 1915 से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्स, रिडले, जोहन या स्टैनली। ये किसने किया था? फटाफट बताइए। पांचवे का आंसर भाई बताइए फटाफट, आप लोग पांचवे का आंसर बताते रहिए, पांचवे का आंसर बताते रहिए। पांचवे का है हारग्रीव्स, पांचवे का है हारग्रीव्स, ठीक है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस में? छठे का आंसर बताइए। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो कहां हुई थी बेटा? इंग्लैंड में, ठीक है। छठे का हो जाएगा ख, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का क्या होगा? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं, दोनों को नहीं प्राप्त है बेटा, ठीक है। दोनों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ संघ को मिली हुई है, ठीक है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो सिर्फ संघ को मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1972, 1976, 1980 या 1984? आठवें का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 ईस्वी में, ठीक है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो बेटा भारत में कोई भी धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 10, 7, 8। ये तो सबको पता है कि इसकी संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। निम्न में कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा है? भूमि। भूमि जो है वह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो क्या है सीढ़ीदार खेती? सीढ़ीदार खेती जब भी होती है पर्वतीय क्षेत्रों पे होती है बेटा, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों पर ही होती है ना सीढ़ीदार खेती, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैंगनीज, अब्रक, लौह या तांबा? कौन सा ऐसा अयस्क है जो आधारभूत है, बिना उसके हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं? वो कौन सा है बताइए, फटाफट बताते रहिए। वो कौन सा है? कौन सा ऐसा खनिज है जो मतलब आधारभूत है, बिना उसके हम किसी चीज को नहीं बना सकते? हम में कोई भी चीज बनाते हैं उसमें वो एक बेस के रूप में काम करता है, ठीक है। एक बेस के रूप में वहां पर रहता है, तो ये बेटा है लौह अयस्क। बिना लौह अयस्क के हम कोई भी वस्तु बना ले, लेकिन अगर उसमें लोहे की मात्रा नहीं है तो वो वस्तु नहीं बन सकती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? बताइए, जल परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन या वायु परिवहन? 14वें का बताइए, 14वें का बताइए। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन सा है? जल परिवहन। दुर्गम स्थानों पर जल परिवहन जाएगा, कितना भी दुर्गम रहे, अगर वहां जल रहेगा तभी तो वहां पे परिवहन होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वायु परिवहन, जरूरी है कि हर जगह जहां पे वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलते हैं उसको लैंड करने के लिए प्लेस हो ही, ये भी नहीं होगा। स्थल परिवहन, कभी देखते हैं रास्ते उबड़ खाबड़ है तो वहां पे जाना रास्ता बंद हो जाता है ना। लेकिन बेटा जो रेल परिवहन है वो हर दुर्गम स्थानों से होता हुआ जाता है। आप देखते होंगे, अगर ट्रेन की सफर किए होंगे तो देखते होंगे आप ट्रेन में कि हर ट्रेन कहां कहां से जाती है, ऐसे ऐसे जगहों से जाती है जो कि कभी जिसके
जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, तो रेल परिवहन होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई या विशाखापत्तनम? कौन सा ऐसा है, कौन सा है जो, कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम, कांडला, कोच्चि, मुंबई। तो ये बेटा पूर्वी तट पर स्थित है विशाखापट्टनम, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, मेघालय या राजस्थान? तो बेटा प्रति व्यक्ति आय कहाँ की सबसे ज्यादा? हरियाणा राज्य की। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित फीस, इनमें से कोई नहीं या बेहतर मजदूरी? कौन सा हो सकता है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य हो सकता है? नियमित कार्य, लक्ष्य, इसमें से कोई नहीं है ना? बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हो सकता है बेटा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का ये लक्ष्य नहीं हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, ये होता नहीं है, द्वितीयक, ये होता नहीं है, ठीक है, और तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय? पहले तो वस्तु विनिमय नहीं होगा, क्योंकि वस्तु विनिमय दो वस्तुओं के बीच होता है, ना कि दो देशों के बीच, ठीक है। वस्तु विनिमय होता है दो वस्तुओं के बीच में होता है, आदान प्रदान जो होता है वो दो देशों के बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो दो राज्यों के बीच, राज्य के बीच हो रहा है, ठीक है। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का, जैसे यहां से जाए, जैसे यहां से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, तो ये दो राज्यों के बीच है ना, तो वो होगा आंतरिक व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं होगा, ठीक है। एग मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपयोग के लिए, सेवा के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए या इलेक्ट्रॉनिक के लिए? किसके लिए हो सकता है बेटा? एग मार्क। आप लोग देखते हो कि जितनी भी खाद्य पदार्थ होती हैं, खाने वाली जो भी चीजें होती है, उस पे एग मार्क होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आप लोगों ने एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन किए, और आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। आज तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि 20 में 20 ही हो, ठीक है। मेरी उम्मीद को बनाए रखना आप लोग, 20 में 20 ही हो तो ज्यादा बेटर है। ये बेटा ये खंड अ जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। खंड अ से 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारा खंड ब। खंड ब में वर्णात्मक मतलब लघु, इसको कितने वर्ड में लिखना है? 80 वर्ड में लिखना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लिखने के बाद वर्ड को काउंट करने में आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप लोग एक अंदाजे पे 1 और 1.5 पेज का लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें इतना लिखना बहुत है, 1 या 1.5 पेज का, ठीक है। कोशिश ये करना बेटा कि हर पॉइंट को लिखना, पॉइंट वाइज बना के लिखोगे तो कॉपियां थोड़ा दूर दूर बना के लिखोगे तो वो देखने में सुंदर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? उसका मुख्य कारण क्या था? अब ये लिखना है हमें 80 वर्ड में, ठीक है। ये भी आप लोगों को इसका भी पीडीएफ सारे क्वेश्चन का मिला होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स से, सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को वहां से मिल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता देती हूँ। फ्रांस की क्रांति बेटा हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है। और इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था जनता में आक्रोश फैल गया था, ठीक है। इसका राज्य की उस समय क्या थी? राज्य की दयनीय स्थिति थी, और जिस वक्त फ्रांस की क्रांति हुई थी उस वक्त फ्रांस में जो वहां का राजा था उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जनता उससे बहुत संतुष्ट नहीं थी, ठीक है। जब जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या होगा? वो क्रांति का कारण ही बनेगा। तो उस समय
जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत संतुष्ट नहीं थी, वो बहुत दुखी थी अपने राजा से, ठीक है, क्योंकि जो राजा था वो लोगों को अच्छे से जीवन यापन नहीं करने देता था। वो जो शासक था वो अयोग्य शासक था, ठीक है, अयोग्य शासक था। और मध्यम वर्ग में क्या था, मध्यम वर्ग में तानाशाही शुरू हो गई थी, ठीक है, मध्यम वर्ग में तानाशाही शुरू हो गई थी, जनता में वाद विवाद होने लगता था। सबसे बड़ी बात यह कि जनता, जो शासक था वो ही अच्छा नहीं है। अगर घर चलाने वाला ही अच्छा नहीं रहेगा, घर का मुखिया ही अच्छा नहीं रहेगा, तो घर के मेंबर तो अपने आप ही बिगड़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यही फ्रांस में उस समय क्रांति का मुख्य कारण बना था, ठीक है। आगे है, या तो आप इसमें से ये करो या तो ये करो। असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन के भी बहुत से कारण थे, ठीक है, जिसमें से खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, ये भी असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग जानते हो कि वहां न जाने कितने बेगुनाह मारे गए थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में, कि जनरल डायर जो था उसने आज्ञा दे दी और यहाँ पे इतना, वहां पर इतना गोली चला कि लोग मर गए। इसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल गया, जनता में मतलब एकदम ठान लिया कि हमें क्या करना, हमें अंग्रेजों के चंगुल से मुझे मुक्ति चाहिए। और इसमें गांधी जी का हाथ बहुत था, गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जनता में एक होता है ना कि किसी को मोटिवेट करना, जैसे आप लोग हो एग्जाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें कोई मोटिवेट कर देता है तो आप लोगों की जो पावर है वो डबल हो जाती है, ठीक है बेटा। करना आपको ही है, करना एग्जाम मैं या कोई और देने नहीं जाएगा, एग्जाम आप देने जाओगे, पढ़ना भी आपको है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी कोई आपको मोटिवेट कर देता है तो आपको और हौसला मिलेगा। मोटिवेट क्यों किया जाता है? क्योंकि और अंदर से हौसला बढ़े। तो इसीलिए गांधी जी ने जनता को क्या किया, मोटिवेट किया, उनको मौका मिल गया। और जब जनता में तो आक्रोश फैला ही हुआ था कि हमें अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति पाना है, उनमें आक्रोश था, और वो उस समय गांधी जी ने अपना पूरा काम कर दिया, ठीक है। रोलर एक्ट था, उसका भी देश में क्या हुआ, जो विदेशी चीजें आती थी उसका बहिष्कार किया गया और देश की जनता ने बिल्कुल ठान लिया कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है। इसलिए ये सब भी असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण बने। अब बेटा जितना मैंने समझाया है ना, उसको अगर कॉपी में आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लोगे, एकदम बढ़िया नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता के 36 वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संबंध में उदाहरण में प्रस्तुत कीजिए। ये भी क्वेश्चन का बेटा आंसर आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा, नहीं पीडीएफ में तो जो क्लास इसकी हुई है आप लोग उसमें से देख लेना। भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय। भूक्षरण क्या होता है? जैसे एक मृदा अपरदन होता है ना, उसी को बोलते हैं भूक्षरण। मतलब भूमि के उपजाऊ शक्ति में जो ह्रास होता है, जो कमी होती है, उसको बोलते हैं भूक्षरण। और क्या है, इसके 3 उपाय बताना है इसको रोकने के लिए। तो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो जगह जगह अगर पेड़ रहेगा तो जो हवा से उड़ रहा है मिट्टी या पानी से जो बह रहा है वो जगह जगह पर उसको रोकेगा। मृदा अपरदन को हम ऐसे रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, बांध बनाकर, कि जो पानी बह रहा है, वेस्टेज पानी जो बहता जा रहा है, उसका अगर हम बांध बना लें तो उसकी वजह से भी उसको रोका जा सकता है, ठीक है बेटा। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब कृषि की क्या समस्या है? कृषि की समस्या यही है कि क्या है, महंगे उर्वरक हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसान भाई जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पूरा भरपूर नॉलेज किसी चीज के बारे में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी वो रासायनिक चीजें हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं, उनको सिंचाई का पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। और नई नई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता है कि कैसे हम बीज को और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें उसका। कभी कभी ये होता है बेटा, कृषि की ये भी समस्या है कि जैसे देखिए बारिश के मौसम में बारिश नहीं होता है, और कभी जब हमें बारिश की जरूरत होती है तो बारिश नहीं होता है, और जब बारिश होती है तो बारिश नहीं जरूरत होती तो बारिश होता है। ये भी एक मुख्य समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, या राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए, ये भी मैं करवा चुकी। 3 लाइन खींच के ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इसका कॉलम ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट डाल के यहाँ पर ऐसे लिखते रहिएगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है वर्णनात्मक 2। ये होता है बेटा, ये 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, ये 150 शब्दों में होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इनका योगदान बहुत मुख्य था, बहुत ही प्रमुख था, क्योंकि इनके योगदान से क्या हुआ कि जर्मनी में जो एकीकरण हुआ उससे जनता में जो है आक्रोश की भावना समाप्त हुई और जनता जो है खुलकर और जीने के लिए आगे बढ़ी और बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट पड़ा। फिर अथवा ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, जिसमें एक बैंक होता है जो ऐसे लोगों को ऋण देता है कि लोग अपने देश का विकास कर सके, ठीक है, और एक है कि जो ऐसे लोगों को ऋण देता है जैसे जो असहनीय होते हैं, ठीक है, वो उनका काम होता है कि कहीं जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो वीक कंट्री को कहीं उसके प्रॉफिट को ले न ले, तो इन दोनों का ये काम होता है और इन दोनों बैंकों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा मैं करा चुकी हूँ। भारत में स्थानीय स्वशासन के 3 गुणों और समस्याओं को एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अब राजनीतिक दल के क्या गुण होने चाहिए, पहले तो विश्वास पात्र होना चाहिए, ठीक है, सुदृढ़ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि जो वो संकल्प ले रहा है उसको कंप्लीट करे, ठीक है, जनता में विकास की भावना होनी चाहिए कि जनता का ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। संसाधन लिखना है, कौन कौन से संसाधन है, तो संसाधन आप लोग जानते हो, जो भी चीजें हमें प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क मिलती हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमें प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क मिलती हैं वो संसाधन है। जैसे क्या है, खनिज पदार्थ है, ठीक है, लौह अयस्क, ये क्या है, ये सारी चीज संसाधन ही तो है। अथवा भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। अब ये भी मैं बता चुकी हूँ कि भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, चाय, कहवा, जितने भी आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, पूरा वो एक लिख लेना, जैसे गन्ना, चाय, कहवा, चावल, गेहूं, दालें, ठीक है, तिलहन, ये भी है ना, तिलहन, दालें, और क्या है, दालें हैं, और ज्वार, मोटे अनाज जितने आते हैं, मोटे अनाज में भी जो आते हैं ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, लेख लिखना है, मतलब 8-10 फसल जो भी होगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट देके, ठीक है, थोड़े डीलिंग आप लोग उसको कर देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बेटा प्राथमिक क्षेत्र में वो आते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी वस्तु आती है जो कृषि से संबंधित होते हैं, जैसे मत्स्य पालन है, ठीक है, खेती करना है, ये सारी चीजें। और द्वितीय क्षेत्र में कौन सी आती है, जैसे गन्ना है, गन्ना उत्पादन क्या है, ये कृषि क्षेत्र में है, तो ये प्राथमिक में आता है। गन्ने से गुड़ या चीनी बनाया जाता है, मतलब उसका प्रोडक्शन कर दिया जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उद्धार। अब वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, 2 देशों को आपस में जोड़ना। जैसे रेशम मार्ग को आप लोगों ने देखा था कि वो देशों को, 2 ही देश को नहीं, अन्य देशों को आपस में जोड़ता था, और उससे क्या होता है बेटा, जगह जगह के जो लोग थे वो आते थे जाते, मतलब एक रास्ता जो है वो खुलता था। लोगों का क्या होता था कि लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता था, लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान होता था, ठीक है, लोगों की सभ्यता का
आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो वैश्वीकरण यही होता है कि देशों को, दो देशों को आपस में जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मानचित्र संबंधित कार्य। मानचित्र संबंधित कार्य में बेटा आधा अंक आपको लिखने पे मिलेगा, आधा अंक आपको भरने पे मिलेगा, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों आधा अंक अगर आप आंसर कॉपी में लिख दिए आधा नंबर तो आपको वहां मिल गया, अगर आप मैप में उसको अच्छे से फिल कर दिए, उसको एकदम प्लेस बाय, तो वो बिल्कुल वो भी वहां पर भी आपको आधा नंबर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इस चिन्ह से इसको दिखाना है। ठीक है, इस चिन्ह से इसको दिखाना है वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, वह कौन सा है? कोलकाता है। ठीक है, मैप है, यहां हम लोग भरते हैं, बोट वाला हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, BOAT। ठीक है, ये बोट है, और वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी तो कोलकाता है। कोलकाता कहां पड़ेगा बेटा? बंगाल में पड़ेगा, तो B फॉर बंगाल, और ये ठीक है B फॉर बंगाल, और ये यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता या कोलकाता जो भी आप लोग भाई, ये देखिए इस साइन द्वारा हमें दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था बेटा? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। तो हम देखते हैं वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर। दूसरा हम भर लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? ये यूपी है, इसी के साइड में ये गोरखपुर है, और इसको हमें इस साइन द्वारा दिखाना है, तो गोरखपुर। आगे चलते हैं, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, कौन सा है? ये तो सबको पता है ना, वह स्थान जहां पर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर है। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है, ये हमारा पंजाब है, और यहाँ पर अमृतसर है। देख लीजिए आप लोग, अभी तक जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं उसमें बहुत कठिन या बहुत टफ कुछ भी मैप नहीं पूछता है, ना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा। आप लोग नंबर ऐसे डाल देना, ठीक है, ताकि समझ में आए। वह स्थान जहां, ये हो गया, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, और चौथा पांचवा क्वेश्चन, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वह स्थान जहां आनंद भवन है बेटा, इलाहाबाद में है ना, प्रयागराज में, इलाहाबाद, ये हो गया आनंद भवन, इलाहाबाद में है ना आनंद भवन, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, फिर क्या था लास्ट क्वेश्चन? वह स्थान जहां वो है, क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या है? लखनऊ। ठीक है, ये हमारा 5। ये हिस्ट्री का हमारा मैप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा बताना है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ है बेटा? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसको कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ है? BOA, ए है, यहाँ पर है ना आंध्र प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश। यहाँ नागार्जुन बांध है। ठीक है, नागार्जुन बांध है, बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, AP मीन्स आंध्र प्रदेश, और ये कहाँ बनाया गया है? ये 1 है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसको इस साइन द्वारा दिखाना है, ये आप यहाँ पे बना देना ये साइन। ठीक है, ये साइन हमने बना दिया, और ये हो गया बांध का। ठीक है, आगे बढ़े, आगे है कपास उत्पादक एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा बताइए आप, कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है? गुजरात। ठीक है, कुबड़ गुजरात है। ठीक है, कुबड़ गुजरात है, यहां लिख दे गुजरात। ठीक है, इसको किस साइन से दिखाना है? इसको दिखाना है ऐसे, ये कपास लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन बना दिया। ठीक है, ये हमने 2 लिख दिया। तीसरा है बॉक्साइड उत्पादन एक क्षेत्र का नाम, प्लस से बताना है। तो बॉक्साइड कहाँ होता है?
बॉक्साइड हैदराबाद, बॉक्साइड तीसरा, बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र का नाम, बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र कौन सा है? बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में जो है वो बॉक्साइड ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? BA, BO ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाना है? कौन सा साइन? प्लस दिखाना है, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ये उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस दिखा दो, बॉक्साइड, ठीक है। आगे बढ़े। हैदराबाद चिन्ह नगर द्वारा स्थित है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है बेटा? हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना के आसपास, ठीक है, तेलंगाना के आसपास पड़ता है हमारा हैदराबाद। और तेलंगाना कहाँ पड़ता है? तेलंगाना ये किससे, किस साइन से दिखाना है? इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, ठीक है, सॉरी सर्कल द्वारा दिखाना है, ठीक है। ये है हैदराबाद, ठीक है, ये हैदराबाद। फिर क्या है? चाय उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य असम है, ठीक है, असम है। पर्वतीय क्षेत्रों पे चाय का उत्पादन किया जाता है, तो चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। अब हम ये देखते लेते हैं G फॉर गन, ये है ना, ये देखो गन की तरह है, ये एकदम ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये G फॉर गन हो गया, और ये असम हो गया, और ये है चाय उत्पादक राज्य, ये असम, ये है 5, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मैप, दोनों का मैप कंप्लीट हो गया। वैसे एग्जाम में आप लोगों को 2 मैप मिलेगा, आप लोग परेशान मत होना। यहाँ पे तो क्लास चली इसलिए एक मैप में ही दोनों फिल कर दिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में एक मैप में दोनों फिल मत करना, क्योंकि आपको अलग अलग मैप मिलेगा, एक हिस्ट्री के लिए मिलेगा, एक ज्योग्राफी के लिए मिलेगा। और बेटा जो ज्योग्राफी का मैप रहेगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर दीजिएगा ना, ये है, ये साइन है, किसका है? चाय का, ठीक है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये साइन एग्जामिनर देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये साइन इस चीज का है, ठीक है। तो आई होप बेटा आज की मॉडल क्लास की मॉडल जो पेपर था, सॉरी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और एक आइडिया मिला होगा कि एसएसटी का पेपर कैसा आता है। और आप लोग जितना घबराते हो बेटा, जितना टेंशन लेते हो, उतना टेंशन लेने की, उतना घबराने की कोई बात नहीं, पेपर बहुत अच्छा आएगा। बस जरूरत है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की। अब आज का पेपर देख के आप लोग बताइए कि इसमें से आप लोग क्या नहीं कर सकते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे सब कर सकते हैं, बहुत ब्रेव है। बस मैं ये इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजों को पढ़ाया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं नहीं पढ़ाई हूँ, और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं छूटा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।